किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे देश भर के तमाम राज्यों में बदलते हुए मौसम का हाल कैसा है, वायु गुणवत्ता कैसी रहेगी, पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम, और इसके अलावा खेती किसानी से कुछ जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें। लेकिन शुरुआत हमेशा की तरह 5 बड़ी खबरों के साथ करेंगे। 5 बड़ी खबरें मौसम के लिहाज से कौन सी रहने वाली हैं, कितना महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा, बात करते हैं। अंडमान निकोबार की कहीं कहीं भारी बारिश का अंदेशा बताया गया है, नजर बना के रखें। बड़ी खबर मौसम के लिहाज से केरल की बात करें, कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश के आसार बताए गए हैं, तो यहां पर भी नजर बना के रखें, सावधानी बरतें। बड़ी खबर मौसम के लिहाज से तमिलनाडु पुडुचेरी की बात करें, इक्का दुक्का जगह भारी बारिश की संभावना है। यहां पर भी बरसात को लेकर संकेत जारी किए गए हैं। बड़ी खबर है मौसम के लिहाज से। वहीं बात करें पश्चिमी मध्य प्रदेश की, कहीं कहीं सर्द हवाएं चलने का अनुमान है, तो सर्द हवाओं को लेकर यहां पर अलर्ट जारी किया गया है, नजर बना के रखें। बात करें आंध्र प्रदेश की, कहीं कहीं तेज हवाएं चलने की संभावना बताई गई है, तो यहां पर भी नजर बना के रखें मौसम के लिहाज से। ये आज की 5 बड़ी खबरें हुई। आगे बढ़ते हैं और मौसम के हिसाब से कहां पर क्या अलर्ट जारी किया गया है, कहां आपको सावधान रहना है, कहां के लिए चेतावनी जारी की गई है। मौसम अलर्ट के इस सेगमेंट में आइए जान लेते हैं अपने एआई एंकर भूमि के जरिए। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके अलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं सर्द हवाएं चलने की स्थिति बन सकती है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। धन्यवाद भूमि। तो आपने देखा, अपने क्षेत्र में बदलते हुए मौसम पर नजर बना के रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं आने वाले 24 से 48 घंटों को लेकर मौसम में क्या बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, और आपको बताएंगे बरसात को लेकर क्या संकेत रहने वाले हैं। आने वाले 24 से 48 घंटों में कहाँ ज़्यादा बरसात होगी, कहाँ कम बरसेंगे बादल, जानेंगे मौसम पूर्वानुमान के जरिए। शुरुआत करते हैं, मेरे पीछे आप भारत नक्शा देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों को इसमें अलग अलग रंगों से दर्शाया जाता है। जान लेते हैं क्या संकेत हैं। फिलहाल लद्दाख ले जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें, कोई बरसात के संकेत नहीं है आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली की बात करें, फिलहाल कोई बरसात के संकेत नहीं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी फिलहाल कोई बरसात के संकेत देखने को नहीं मिलेंगे आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। बात करें पूर्वोत्तर हिस्सों की, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की सबसे पहले बात करते हैं, जहां पर कहीं कहीं बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों में। आप कहीं कहीं बरसात देखने को मिलेगी। बात करें नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की, फिलहाल कोई बरसात के संकेत जारी नहीं किए गए हैं। दक्षिण भारत का रुख कर लेते हैं और बात करते हैं अंडमान निकोबार की। सबसे पहले यहां पर भी कहीं कहीं बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, पुडुचेरी, तमिलनाडु, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल की बात करें, यहां पर भी कहीं कहीं बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। और बात करें हम तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप की, तो यहां पर भी कहीं कहीं बरसात के संकेत देखने को मिल रहे हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। बात करें मैदानी भाग के, जिसमें मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा की बात करें, यहां पर भी कहीं कहीं बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, मराठवाड़ा की बात करें, कोई बरसात के संकेत नहीं है। पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ की अगर हम बात करें तो फिलहाल यहां पर भी बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, पिछले 24 घंटे में कहां पर मौसम कैसा दर्ज किया गया। बात करें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ की कई क्षेत्रों में काफी घना कोहरा छाया हुआ देखा गया है। बात करें हरियाणा की, यहां पर भी कई हिस्सों में घना कोहरा छाया हुआ देखा गया। उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी कुछ हिस्सों में पिछले 24 घंटे के लिहाज से कई जगहों पर घना कोहरा छाया हुआ देखा गया। इसके साथ ही बात करते हैं पूर्वोत्तर हिस्सों की। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, कहीं कहीं बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के भीतर। असम और मेघालय की बात करें, यहां पर भी पिछले 24 घंटे के भीतर कहीं कहीं बरसात दर्ज की गई है। तो पिछले 24 घंटे के लिहाज से पूर्वोत्तर के इन हिस्सों में कहीं कहीं बरसात देखने को मिली। दक्षिण भारत का रुख करें तो सबसे पहले लक्षद्वीप,
अंडमान निकोबार की बात करते हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के भीतर। तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में बरसात दर्ज की गई। रायलसीमा तमिलनाडु की बात करें, यहाँ पर भी कई हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। केरल के भी कई हिस्सों में पिछले 24 घंटे के लिहाज से बरसात देखने को मिली है। बात कर लेते हैं मैदानी भाग में कैसा रहा है मौसम। वहीं बात करें पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर भी कई जगहों पर पिछले 24 घंटे के लिहाज से काफ़ी घना कोहरा छाया हुआ देखा गया। तो पिछले 24 घंटे के लिहाज से मैदानी भाग के मध्य प्रदेश के इन तमाम हिस्सों के अंदर कई जगहों पर घना कोहरा छाया हुआ देखने को मिला है। इस हिसाब से आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं मौसम जुड़े हुए कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी। लेकिन फिलहाल आपने देखा कि पिछले 24 घंटे में कैसा रहा मौसम, आने वाले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा बरसात के संकेत। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। बड़ी बहू, ये तुम्हारे नाम। इतनी भी क्या जल्दी थी? अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम। और ये मेरी गुड़िया के नाम। पर दादी, हाँ? आपके नाम? सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो। शुभ शुभ बोलो। क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम कर सकते। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और बदलते हुए मौसम के साथ देश के तमाम हिस्सों के तापमान पर कितना असर पड़ रहा है, तापमान में क्या तब्दीली दर्ज की जा रही है, ये सारी जानकारी आपको मौसम खबर के इस सेगमेंट के जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे। आपको बताएंगे न्यूनतम तापमान की स्थिति कैसी रही देश के तमाम हिस्सों में और अधिकतम तापमान में क्या बदलाव दर्ज किया गया है। शुरुआत करते हैं, जानते हैं तापमान का हाल। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूनतम तापमान की स्थिति को लेकर। तो बात करें रायलसीमा की, जहाँ पर न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रायलसीमा में देखने को मिला। मराठवाड़ा की अगर बात करें, यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में रिकॉर्ड किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल फिलहाल यहाँ पर भी सामान्य से कम देखने को मिला। पश्चिमी मध्य प्रदेश के राजगढ़ की बात करें, जहाँ प्रदेश का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है 8 डिग्री सेल्सियस। पश्चिमी मध्य प्रदेश के राजगढ़ में सबसे कम तापमान पूरे देश में दर्ज किया गया। अब बात करते हैं सबसे अधिक तापमान कहाँ पर दर्ज किया गया है। तो बात करें भीतरी उत्तर कर्नाटक के कारावार में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। 35.8 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे अधिक तापमान कारवार में दर्ज किया गया। इसके साथ ही देश के तमाम हिस्सों में और किस प्रकार से तापमान की स्थिति रिकॉर्ड की गई है, आइए एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। तो हमने देखा कि बदलते हुए मौसम का असर तापमान पर किस प्रकार से हुआ और देश के तमाम हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति किस प्रकार से दर्ज की गई है। इसके अलावा मौसम से जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाएंगे और आपको बताएंगे बदलते हुए मौसम के साथ अपने खेत खलिहानों का देखभाल आपको किस प्रकार से करना है। लेकिन फिलहाल यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर।
मिलिए ग्रो प्लस से। हमारा भरोसेमंद कोरोमंडल लेकर आया है एनफोर्स तकनीक वाला 5 पोषक तत्वों से भरा ग्रो मोर ग्रो प्लस। इसे इस्तेमाल करने से पौधों को मिले अधिक पोषण, जिससे न केवल आपको बम्पर फसल मिले बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ और उपजाऊ बने। ग्रो प्लस अब एनफोर्स तकनीक के साथ, सर्वोत्तम तकनीक, सफलता का प्रतीक। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में, और बदलते हुए मौसम के बाद बदलते हुए तापमान पर कितना असर पड़ा और इन दोनों चीज़ों का असर वायु गुणवत्ता पर कितना पड़ रहा है देश के तमाम हिस्सों में, अब ये जानकारी लेते हैं। तो आइए जानते हैं वायु गुणवत्ता का हाल कैसा रहा है हमारे एआई एंकर भूमि के जरिए। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। यहाँ वायु की गुणवत्ता सूचकांक 364 दर्ज किया गया। यहाँ वायु की गुणवत्ता अधिक खराब की श्रेणी में है। पुणे की वायु गुणवत्ता सूचकांक 183 दर्ज किया गया, जो कि औसत श्रेणी में है। मुंबई की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता औसत श्रेणी में रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 159 दर्ज किया गया। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 190 दर्ज किया गया, जो कि औसत श्रेणी में आता है। अब बात करते हैं हैदराबाद की। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 94 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। अहमदाबाद में वायु गुणवत्ता औसत श्रेणी में रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 182 दर्ज किया गया। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 83 दर्ज किया गया। यहाँ की वायु गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में है। पटना की बात करें तो यहाँ वायु की गुणवत्ता औसत श्रेणी में है। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 145 दर्ज किया गया। वहीं लखनऊ में भी वायु गुणवत्ता औसत श्रेणी में है। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 194 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में, और अब आपको बताते हैं देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। आने वाले 4 दिनों के हिसाब से पर्यटन स्थलों पर मौसम कैसा रहने वाला है, वहाँ के तापमान में क्या तब्दीली दर्ज की जाएगी, ये सारी जानकारी आपको इस सेगमेंट के माध्यम से देंगे, ताकि आप आने वाले अपने 4 दिनों के हिसाब से अपने पर्यटन की तैयारी कर सकें। तो शुरुआत करते हैं, जानते हैं पर्यटन पूर्वानुमान में आज क्या कुछ खास है। तो सबसे पहले रुख करते हैं हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला की ओर। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, चारों दिन मौसम एक समान के संकेत। चारों दिन मौसम साफ रहेगा, तेज धूप खिलने के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की अगर बात करें तो 21 से 22 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें 7 से 8 डिग्री सेल्सियस की स्थिति न्यूनतम तापमान की हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आपको देखने को मिलेगी आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड के देहरादून की ओर रुख करते हैं। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, चारों दिन मौसम एक समान के संकेत यहाँ पर भी देखने को मिल रहे हैं। चारों दिन मौसम साफ रहेगा, तेज धूप खिलने के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें 9 डिग्री सेल्सियस की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आएगी। आने वाले 4 दिनों के लिहाज से उत्तराखंड के देहरादून में मौसम और तापमान इस प्रकार से देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश के झांसी की ओर रुख कर लेते हैं। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, चारों दिन मौसम एक समान के संकेत। कई जगहों पर काफ़ी घना कोहरा छाया हुआ देखने को मिल सकता है। आने वाले 4 दिनों के लिहाज से मौसम में इस प्रकार से तब्दीली देखने को मिलेगी। अधिकतम तापमान की बात करें 25 से 26 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा, जबकि न्यूनतम तापमान की बात करें तो 11 से 13 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आ सकती है। आगे बढ़ते हैं, असम के सिलचर की ओर रुख करते हैं। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, चारों ही दिन मौसम एक समान के संकेत। यहाँ पर भी कई जगहों पर काफ़ी घना कोहरा छाया हुआ देखने को मिल सकता है। अधिकतम तापमान की साथ ही बात कर लें तो 30 से 31 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 17 से 18 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान
तापमान की बनती हुई नजर आ सकती है। असम के सिलचर में मौसम का हाल, तापमान इस प्रकार से नजर आ सकता है। तेलंगाना के हैदराबाद की ओर रुख करते हैं। शनिवार रविवार शुरुआत के 2 दिन कई क्षेत्रों में घना कोहरा छाए रहने के संकेत जारी किए गए हैं, जबकि सोमवार मंगलवार की बात करें मौसम में तब्दीली है, कुछ जगहों पर बरसात भी दर्ज की जा सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें 30 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा, जबकि न्यूनतम तापमान की बात करें तो 16 से 17 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आएगी आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। बात करते हैं आंध्र प्रदेश के तिरुपति की, जहां पर शनिवार रविवार गरज चमक के साथ बहुत तेज बरसात के संकेत जारी किए गए हैं, जबकि सोमवार मंगलवार मौसम में परिवर्तन है। कई जगह पर बादल छाए रहेंगे, कई जगह पर हल्की फुल्की धूप खिलने के भी संकेत जारी किए गए हैं। साथ ही अधिकतम तापमान की बात कर लें तो 29 डिग्री सेल्सियस से लेकर 31 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान बनता हुआ नजर आएगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 21 से 22 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की देखने को मिलेगी। वहीं बात करें केरल के कन्नूर की, जहां पर शनिवार रविवार सोमवार शुरुआत के 3 दिन गरज चमक के साथ बहुत तेज बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। मंगलवार को मौसम में हल्की सी तब्दीली है, कई जगह बादल छाए रहेंगे, कई जगह हल्के फुल्की धूप खिलने के भी संकेत हैं। अधिकतम तापमान की बात करें 33 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आएगी आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। इस प्रकार से मौसम देखने को मिलेगा। गोवा के पणजी की बात करें शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार चारों ही दिन मौसम एक समान के संकेत, यहाँ पर भी कई जगह काफी धुंध छाई रह सकती है। और अधिकतम तापमान की बात करें तो 33 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आ सकती है। तो गोवा के पणजी जाने की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रकार के मौसम और तापमान के लिए तैयार कर सकते हैं। महाराष्ट्र के अलीबाग की बात करें शनिवार को मौसम में तेज धूप खिलती हुई नजर आएगी। रविवार सोमवार मौसम में परिवर्तन है, मिला जुला रुख देखने को मिलेगा मौसम का। कई जगह बादल छाए रहेंगे, कई जगह हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना। मंगलवार को फिर से मौसम में परिवर्तन है, मौसम साफ रहेगा, तेज धूप खिलने की संभावना बताई गई है। अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस तक का जा सकता है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। न्यूनतम तापमान की बात करें 23 से 24 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान देखने को मिलेगा। राजस्थान के जैसलमेर की अगर बात करें तो शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार चारों ही दिन मौसम एक समान के संकेत हैं। चारों दिन मौसम साफ है, तेज धूप खिलने के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात कर लें तो 28 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको नजर आएगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 12 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आ सकती है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। ये बात हुई पर्यटन पूर्वानुमान की। बात करते हैं देश के अन्नदाता की, किसान की और खेत में लगी हुई इस समय फसलों की। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मौसम में बदलाव हो रहा है, तापमान में बदलाव हो रहा है, ऐसे में फसलों की देखभाल करना बेहद आवश्यक है। इस समय हमारे खेत में बहुत महत्वपूर्ण फसलें लगी हुई हैं और किसान भाइयों की आजीविका का एकमात्र सहारा फसलें भी होती हैं। इन फसलों की उचित देखभाल करने के लिए कौन से तौर तरीकों को आपको अपनाना चाहिए, आइए जान लेते हैं अपने एआई एंकर कृष के जरिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए अरुणाचल प्रदेश के किसान परिपक्व धान की कटाई जारी रखें, साथ ही प्राप्त उपज का भंडारण सुरक्षित स्थान पर करें। अरुणाचल में अभी के समय सरसों, मटर और मक्का की बुवाई की जा सकती है। साथ ही यहाँ के किसान पत्ता गोभी और प्याज जैसी रबी फसलों की बुवाई जारी रखें। अरुणाचल के किसान ब्रोकली और फूल गोभी की रोपाई मुख्य खेत में करें। साथ ही खड़ी फसलों और पौधों में जरूरत के हिसाब से सिंचाई कर लें। असम की बात करें तो यहाँ के किसान परिपक्व धान की कटाई और थ्रेसिंग करें। साथ ही परिपक्व काले चने की कटाई कर उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। असम के किसान रबी मक्का, मटर, राजमा की बुवाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान सरसों और मसूर की बुवाई भी जारी रखें। असम के किसान फूलगोभी और पत्ता गोभी की रोपाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान मूली और बैंगन की रोपाई जारी रखें। वहीं मेघालय के किसान परिपक्व धान की कटाई कर लें। मेघालय के किसान मटर की बुवाई कर सकते हैं। साथ ही असम में फ्रेंच बीन, फूल गोभी और पत्ता गोभी की रोपाई कर लें। यहाँ के किसान अभी के समय ब्रोकली की रोपाई भी कर सकते हैं। वहीं नागालैंड के किसान धान की कटाई और थ्रेसिंग जारी रखें। नागालैंड में ही सोयाबीन और तिल की कटाई की जा सकती है। नागालैंड के किसान मटर और आलू की बुवाई जारी रखें। इसके अलावा यहाँ के किसान पत्ता गोभी की रोपाई कर लें। वहीं मणिपुर में रबी मक्का, सरसों और मसूर की बुवाई जारी रखें। यहाँ के किसान प्याज, लहसुन, धनिया, मूली और गाजर की बुवाई करें। मिजोरम के किसान पत्तेदार सब्जियों की बुवाई कर लें।
साथ ही यहाँ के किसान आलू की भी बुवाई करें। वहीं त्रिपुरा में सरसों की बुवाई करें और साथ ही आलू की बुवाई भी जारी रखें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृष। आगे बढ़ते हैं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देश के तमाम हिस्सों में किस प्रकार से फसलों की देखभाल करनी है, कैसे खेती किसानी के तौर तरीकों में बदलाव करना है, आइए जानकारी भी ले लेते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे के वैज्ञानिक डॉक्टर आशुतोष मिश्र से। जम्मू एवं कश्मीर में गेहूं, जई और मटर की बुआई का कार्य जारी रखा जा सकता है। लहसुन और प्याज की रुपाई भी इस समय जारी रख सकते हैं। साथ ही चने एवं सरसों की बुआई का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कर लें। हिमाचल प्रदेश में गेहूं की बुआई का कार्य जारी रखा जा सकता है। प्याज और लहसुन की रुपाई भी जारी रखी जा सकती है। पंजाब में कपास की चुनाई का कार्य जारी रखा जा सकता है। साथ ही परिपक्व गन्ने की कटाई भी इस समय कर सकते हैं। सिंचित परिस्थितियों में रेप सीड, सरसों, गेहूं इत्यादि की बुआई का कार्य जारी रखें। जौ की बुआई तथा बैगन और टमाटर की रुपाई भी इस समय कर सकते हैं। हरियाणा में चना और जौ की बुआई हेतु समय अनुकूल बना हुआ है। सरसों एवं गेहूं की बुआई कार्य भी जारी रखा जा सकता है। साथ ही पहले से बोई जा चुकी सरसों, मटर और आलू की फसलों में हल्की सिंचाई भी दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश में परिपक्व धान की कटाई और मड़ाई का कार्य इस समय किया जा सकता है। साथ ही गेहूं की बुआई जारी रखने की सलाह भी दी जा रही है। चना, मटर, मसूर, सरसों आदि की बुआई का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कर लें। फूल गोभी, पत्ता गोभी, टमाटर, ब्रोकली और मिर्च की रुपाई का कार्य जारी रख सकते हैं। मध्य महाराष्ट्र में परिपक्व धान, रागी और गन्ने की कटाई का कार्य जारी रखें। मक्का, चना और गेहूं की बुआई का कार्य भी जारी रखा सकता है। जल्दी बोए गए गेहूं और ज्वार में निराई गुड़ाई करके सिंचाई भी दी जा सकती है। मराठवाड़ा में परिपक्व कपास की चुनाई और गन्ने की कटाई कार्य भी किया जा सकता है। साथ ही सिंचित गेहूं की बुआई भी कर सकते हैं। ज्वार, गेहूं और अरहर में हल्की सिंचाई भी दी जा सकती है। तो बताई गई सभी बातों के अनुसार किसान भाई खेती किसानी में परिवर्तन करें और आगे बढ़ें। अब आगे बढ़ते हैं हम भी और बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करेंगे प्राकृतिक गुणों से भरपूर लहसुन के बारे में। लहसुन की बुआई का ये उचित समय है। लहसुन का प्रयोग कई तरीके से किया जाता है। कई लोग इसको मसालों में पसंद करते हैं और कई दवाइयाँ बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसकी खेती को लेकर कैसे आगे बढ़ना है, आइए जान लेते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। लहसुन वैसे तो पूरे देश में उगाया जाता है। लहसुन रबी फसल में बोई जाने वाली फसल है। इसके लिए ना तो अधिक गर्मी चाहिए और ना ही अधिक सर्दी। दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में अक्टूबर और नवंबर में लहसुन की बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोत कर भुरभुरा कर लें। उन्नत किस्में G1, G41, G50 और G282 हैं। खेत में देसी खाद और फास्फोरस उर्वरक जरूर डालें। बोते समय कतार से कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर यानी करीब आधा हाथ और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर यानी चौथाई हाथ से कुछ अधिक और गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्यारियों की चौड़ाई कम रखें ताकि मेड़ों पर बैठकर निराई गुड़ाई कर सकें और पैरों से फसल को नुकसान न हो। बुआई के समय खेतों में पर्याप्त नमी जरूरी है। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई और फिर 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। फसल पक जाए तो सिंचाई बंद कर दें। खरपतवार से बचने के लिए पहली निराई गुड़ाई 30 दिन बाद और दूसरी 60 दिन बाद करें। साथ ही पेंडामेंथलिन की 3.5 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़कें। लहसुन में थ्रिप्स नामक कीट के हमले का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए मिलाथियन की 1 मिलीलीटर 1 लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर प्रभावित हिस्से पर छिड़कें। दवाओं का इस्तेमाल आखिरी विकल्प के रूप में ही करें। और इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को किसान भाई दोबारा से भी देख सकते हैं। हम आपको हमेशा की तरह आपकी टीवी स्क्रीन पर एक QR कोड दिखाने जा रहे हैं। QR कोड को स्कैन करके आप सीधा डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को दोबारा से भी देख सकते हैं। और उम्मीद करते हैं दिखाई गई हर एक जानकारी से हमारे किसान भाइयों को लाभ हो रहा होगा। फिर से हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी तमाम नई जानकारियों के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें डीडी किसान के साथ। नमस्कार। मूंगफली
भारत की महत्वपूर्ण तिलहनी फसलों में से एक है। राजस्थान में भी मूंगफली को बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। सूर्य की अधिक रोशनी और उच्च तापमान मूंगफली के पौधे की बढ़त के लिए अनुकूल माने जाते हैं। अच्छी पैदावार के लिए कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होना आवश्यक है। वैसे तो मूंगफली की खेती साल भर की जा सकती है, लेकिन खरीफ सीजन में जून के दूसरे पखवाड़े तक इसकी बुआई की जाती है। मूंगफली में कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन ई, आयरन और जिंक भरपूर मात्रा में होते हैं, जिससे व्यक्ति न सिर्फ बीमारी से महफूज रह सकता है, बल्कि इसके सेवन से कुपोषण जैसी समस्या पर भी लगाम लगाई जा सकती है। कहा जाता है कि सर्दियों में रोजाना 100 ग्राम मूंगफली खाना सेहत के लिए फायदेमंद होता है। प्रिय किसान बहनों और भाइयों, नमस्कार। आज एक खुशखबरी दे रहा हूं आपको। प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों के नुकसान पर अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनाई, लेकिन 2 नुकसान इसमें कवर नहीं थे जिसकी लंबे समय से आप मांग कर रहे थे। एक, जंगली जानवरों से होने वाला नुकसान, और दूसरे, अतिवृष्टि के कारण, बाढ़ या जल भराव के कारण फसलों को होने वाला नुकसान। अब मैं आपको प्रसन्नता के साथ ये सूचना दे रहा हूं कि ये दोनों नुकसान भी फसल बीमा योजना में कवर कर लिए गए हैं। जंगली जानवर अगर फसलों को नुकसान करते हैं तो भी नुकसान की भरपाई होगी, और जल भराव के कारण भी अगर फसल खराब होती है तो भी नुकसान की भरपाई होगी। प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब देर मत कीजिए, जल्दी अपनी फसल का बीमा करवाइए। धन्यवाद। वो विरह की दास्तां। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। वो मोहब्बत का फसाना। एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, दुनिया बसाऊंगा तेरे घर के सामने। एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने। वो रूठना मनाना, वो हंसना रुलाना। ये सब नगमों की सौगात है, बीते दिनों की याद है। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था। आज भी है और कल भी रहेगा। सदियों से तुझसे मिलने। देखिए चित्रहार सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। आंचल बेटा, तू बाहर क्या कर रही? माँ, आप किसकी गाड़ी में आई? वो मैं। ये मेरी गाड़ी में आई है। फोन ही नहीं लग रहा इसका। देव कहीं पर नौकरी करते हैं? हाँ, वो सेठ मंगललाल के चाय के बागान का केयरटेकर है, वही संभालता है। देवांचल की प्रेम कथा सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11:30 बजे डीडी नेशनल पर। कांग्रेचुलेशन, आपको बेटी हुई है।
वो लड़की हम सब के लिए काल बनकर आई थी। श्राप थी वो, श्राप। धोखा दिया है आपने मुझे और मेरी शारदा को। आशीर्वाद के रूप में जो श्राप आपने मुझे दिया है ना, वो आपको ही मुबारक हो। देखिए जानकी, सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।